जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एग्जाम फेस्टिवल चल रहा है। एक बार फिर आपका स्वागत है। बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आप सतत प्रयास है वो करते रहे, इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास है वो भी करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी ज्योग्राफी के सेकंड बुक के तीसरे चैप्टर मानव विकास से प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है आपके सामने, मानव विकास सूचकांक 2018 के संदर्भ में विश्व में भारत की निम्न में से कौन सी कोटि थी, यानी कौन सा स्थान था। 2018 के अनुसार इंडिया के पोजीशन की बात चल रही है, तो सही उत्तर बिल्कुल सटीक आपका उत्तर 130वां स्थान था 2018 में। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्न राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, यानी किस राज्य का मानव विकास सूचकांक HDI है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर है इनमें से बिल्कुल सही केरल। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले भी केरल का ये सूचकांक अधिक क्यों है, तो उत्तर देना होगा उसके कारण का, वो है केरल में मिलने वाली उच्च साक्षरता दर, क्योंकि भारत के अंदर केरल की साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्न राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। तो ध्यान रखिए, अभी हमने क्या किया, अधिकतम कोटि यानी स्थान किस राज्य का है, वो केरल का है। अब यहां पर हो रहा है भी न्यूनतम यानी सबसे कम जो रैंक है वो किस स्टेट की है, ये उत्तर हमें देना है और वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का अच्छे से प्रश्न दिमाग में रखिएगा भी, इसका जो स्थान है वो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर BPL की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए यानी गरीब राज्य है, इसलिए इसका मानव विकास सूचकांक है वो सबसे कम है। एक प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा भी, भारत के राज्यों का जो ये HDI है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो उत्तर है, पुरानी संस्था की बात करें तो उसका नाम था योजना आयोग, और आज आपको पता है योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नया आयोग आ गया है, वो है नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, यानी भारत के यहाँ 4 राज्य दिए गए, उनमें से किसके अंदर सबसे कम महिला साक्षरता है वो देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार, तो वो राज्य है बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, इन जो 4 ऑप्शन, चौथे प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात निम्नतम है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात है वो सबसे कम किस राज्य के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो सही उत्तर है, वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य। अगले प्रश्न के ऊपर बात करें, छठा प्रश्न अब आपके सामने है कि भारत के निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में जिसकी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है वो कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर है बिल्कुल सटीक आपका उत्तर, और वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना रहा। 2018 में इंडिया की पोजीशन का एक प्रश्न आ गया और हमने कहा 130वां स्थान। यहां पर ये भी 130वां स्थान है, तो उसका मूल्य क्या था, सूचकांक का मूल्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2, 0.640। अब किस श्रेणी में आता है इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा। और आपको पता है फर्स्ट बुक में हम 2020 के आंकड़े हैं वो पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अनुसार, तो 18 और 20 दोनों के आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा के नीचे हैं। अभी इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, सीधी सी बात है, इस प्रश्न को समझना है पहले भी। BPL की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिल रही है।
और वो है छत्तीसगढ़, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ का जो HDI है वो भारत के अंदर सबसे कम है। अगला प्रश्न है आपके सामने 9वां कि भारत में कुल साक्षरता दर, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 2011 के प्रोविजनल डाटा जो आपको दिए गए हैं उनके आधार पर सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 74.04% है। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां कि भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है 2011 के प्रोविजनल डाटा के अनुसार? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी हमने बात की थी कुल साक्षरता दर, तो उसका तो हमने देख लिया, अभी 74.04 है। यहां प्रश्न है भी महिला साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 65.46%। बहुत अच्छा लगता है आपके फटाफट जवाब आते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? हम बात कर चुके हैं पहले ही, और उसकी साक्षरता दर है 93.91% और वो है केरल। तो केरल की साक्षरता दर अधिक है और केरल का HDI भी भारत के राज्यों में सबसे अधिक है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। 12वां प्रश्न अब आपके सामने है, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, केरल और अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब यहां पर ऑप्शन के अंदर गौर करनी है, बिहार भी आ गया और राजस्थान भी ऑप्शन के अंदर आ गया। अगर राजस्थान नहीं आता तो हम एक पहला प्रश्न आया था इससे पहले, उसका उत्तर हमने बिहार किया था, लेकिन यहां सही उत्तर है वो है राजस्थान। आप दिए गए आंकड़ों की तुलना करके हैं वो भी देख सकते हो। तो भारत के अंदर महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है, वो राजस्थान की है। अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं हो तब हम बिहार के साथ जाते हैं। तो ये थे 12 प्रश्न तीसरे चैप्टर के। अब बात करते हैं चौथा चैप्टर मानव बस्तियों वाला। उसका पहला प्रश्न है कि भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? भारत की जनगणना 2, 4, 6 या 8? तो सही उत्तर है वो है 6 वर्गों के अंदर बांटती है। अगला प्रश्न है दूसरा कि निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, पटना, कोलकाता या भोपाल? तो देखिए आगरा, पटना और कोलकाता ये नदी तट पर स्थित है और कौन सा नहीं है, वो है भोपाल। अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने अब कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? बहुत प्यारा प्रश्न है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं, ये आपके 1.5 नंबर वाले प्रश्नों के लिए भी भारत की जनगणना के अनुसार नगर की परिभाषा क्या है, तो उसमें वो सारी बातें आ जाती है। यहां ये पूछा है भी कौन सा अंग नहीं है, तो अच्छे से आपका पढ़ा हुआ है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये तो अंग है। वो नगर पालिका या नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र होना चाहिए, ये भी सही है। जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए, ये भी सूचित है। और 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना चाहिए, ये गलत है। तो अब आपको सही भी ध्यान में रखना है, 75% से अधिक जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़ी हुई है तो वो नगर की परिभाषा में आती है। तो चारों तथ्य आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ ऐबे-सैबे ध्यान में नहीं रखना होता, उनके दिए गए ऑप्शन के आधार पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न है चौथा, क्या निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? 4 एरिया दिया गया है इंडिया का, इसमें कहां पर आपको परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां हैं वो देखने को नहीं मिलेगी? ऑप्शन गंगा का जलोढ़ मैदान, हिमाचल की निचली घाटियां, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 भी गंगा का जलोढ़ मैदान। यहां पर आपको घनी बस्तियां हैं वो मिलेगी, बल्कि बाकी जो हैं ये तीनों यहाँ पर आपको परिक्षिप्त बिखरी हुई बस्तियां हैं वो देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां, निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? भी बड़ा से छोटा या छोटे से बड़े के आधार है। ये कई बार प्रश्न अपने अभ्यास में ले चुके हैं, यहां मैं आपको कहूंगा सीधा ध्यान रख लीजिएगा, और वो है चौथा ऑप्शन, वृहद मुंबई, फिर दिल्ली का नंबर आता है, फिर कोलकाता का और फिर चेन्नई, ये क्रम है। अगला प्रश्न देखिएगा छठा, पिलानी नगर का संबंध है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकेंगे, जो जिसके लिए अधिक प्रसिद्ध है।
पिलानी नगर का भी खनन नगर है, धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर है या शैक्षिक नगर? तो आपको पता है पिलानी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजस्थान के अंदर, और ये एक शैक्षिक नगर एजुकेशन के लिए फेमस रहा है। 7वां प्रश्न है नगला क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भी एक उद्योग है, वस्त्र है, पर्यटन है या पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम है? तो नगला क्या है? पल्ली जो बस्तियां होती है उनके स्थानीय नाम आपको अच्छे से दिमाग में सेट किए हुए हैं, उनके ये स्थानीय नाम है। ढाणी, नगला, पाली, पाडा, पाना, याद आ रहा होगा, ये पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि कौन सा भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है? गैरीसन नगर जो छावनी नगर है उनकी श्रेणी में नहीं है। जालंधर, अंबाला, बबीना या अजमेर, कौन सा है? सही उत्तर है, इसमें नहीं छांटना है तो वो अजमेर है, वो गैरीसन नगर नहीं है, बल्कि अंबाला, बबीना और जालंधर है वो गैरीसन नगर है। ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, किन्हीं 2 गैरीसन नगरों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से आपको बार बार कह रहा हूं भी एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अच्छे से समझते हुए आप अभ्यास कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम के लिए। मेगानगर की जनसंख्या कितनी है? बहुत प्यारा प्रश्न है भी, मेगानगर कितनी जनसंख्या वालों को कहते हैं? ये लास्ट ईयर आया भी है प्रश्न, 1 लाख से कम, 10 से 50 या 50 लाख से अधिक या 1 लाख से 10 लाख, क्या होगा सही उत्तर? तो मेगानगर की परिभाषा इंडिया के संदर्भ में 50 लाख से अधिक जहां जनसंख्या होती है उसे मेगानगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने किन बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न। राजस्थान में जल का अभाव हो रहा है, फिर भी कौन सी बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है इस कमी ने? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली या प्रेक्षित? और सही उत्तर है वो है गुच्छित, समूह में रहना सिखा दिया है गुच्छित बस्तियां। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11वां का, भारत में महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? महानगर की, इससे पहले क्या था? मेगानगर, और मेगानगर में हमने की भी 50 लाख से अधिक की बात, जबकि यहां पर है महानगर। तो इसके लिए क्या उत्तर होगा सही? बिल्कुल सटीक आपका आइडिया। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या जहां होती है वो महानगर की श्रेणी में शामिल, और 50 लाख से अधिक है तो वो मेगानगर। अगला प्रश्न है 12वां, किला नगर है दिल्ली, जयपुर, आगरा या उपरोक्त सभी? क्या होगा सही उत्तर? क्या उपरोक्त सभी देखते ही सीधा उपरोक्त सभी उत्तर लगा दें? किला नगर वो नगर जिनका निर्माण मध्यकाल में प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है, और उसमें नाम आता है, आपने पढ़े हैं, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारे नाम आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया यहां पर? उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे किला नगर है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगले प्रश्न पर चर्चा करें। वोल्गा जलमार्ग आपने पढ़ा है, वोल्गा जलमार्ग, एक प्रश्न पूछ रहा हूं पहले, उसके बाद में आगे बात करेंगे। वोल्गा जलमार्ग आपकी सेकंड बुक में ही आपने पढ़ा होगा, यह फर्स्ट बुक में। वोल्गा जलमार्ग, क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो इसकी लंबाई कितनी है? क्योंकि मैंने आपको जो पूर्व में पीडीएफ डाल रखी है उसमें मेरे देखने में आया था भी उसमें एक मिस्टेक है, तो कहीं वो आपके गलत याद न हो जाए, इसलिए आज ये प्रश्न पूछना जरूरी था भी वोल्गा जलमार्ग की लंबाई है वो कितनी है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ आज के इन 25 प्रश्नों पर हम बात किए उनमें से कितने सही हैं जरूर बताइएगा। मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में यात्रा के दौरान आप किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का अवलोकन करेंगे? मध्य भारत के बुंदेलखंड और नागालैंड में आपको घूमने का मौका मिले तो आप किस प्रकार की बस्तियां अवलोकन करेंगे यानी देखने को मिलेगी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, गुच्छित बस्तियां हमें वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वन लाइनर और डेढ़ नंबर के प्रश्नों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब बच्चों को कहूंगा बिना किसी घबराहट के आप इनको अच्छे से बार बार अभ्यास में लीजिएगा। अब किसी प्रकार का डर रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एग्जाम का उत्सव है, एग्जाम फेस्टिवल है, इसको एंजॉय कीजिएगा और अपने अनकॉन्शियस माइंड में कोई डर क्रिएट मत कीजिएगा। आपकी जीत होगी, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, बस ईमानदारी से सतत प्रयास है वो करते रहिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे आगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों, और मैप को भी 1 या 2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और
अच्छे से प्रिपरेशन है करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।